तो स्टूडेंट देखो, पहला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो एक तो चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, मतलब भी समझना जरूरी है कि चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। दूसरा है चालक की मोटाई, चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रतिरोध कम होगा, उल्टा है ना, यहाँ देखो अनुक्रमानुपाती है। और तीसरी चीज़ है चालक की प्रकृति, यानी कि ये चांदी का है, लोहे का है कि तांबे का है। तो तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो मैंने ये भी बताया कि जो भी सूत्र हो उसको किसी बॉक्स में डालो ताकि चेक करने वाले को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ध्यान ना देना पड़े। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। 2 नंबर का प्रश्न विद्युत पाठ से ये आया हुआ है हमारा। R = रहो, इसको क्या पढ़ना है, रहो L/A। अगला प्रश्न देखो, मेरी तरफ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न उस दिन भी करवाए हैं कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है। P = 1/f या F = 1/P। इसके साथ साथ मिलता जुलता एक प्रश्न और करवा रहा हूँ मैं, जो इस पार्ट से 2 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बनता है कि क्षमता दे रखी हो तो फोकस दूरी कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे ना 2 डायोप्टर क्षमता दे रखी है, कहता है इसकी फोकस दूरी पता लगाओ, तो बस 1/P करना, यानी 1/2 करना। तो 0.5 मीटर इसकी फोकस दूरी होगी। 0.5 मीटर क्या होगा इसकी, जस्ट उल्टा करना था। एक सूत्र और है इस पार्ट के अंदर, F बराबर जो होता है फोकस दूरी होती है R = 2f होता है। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है फोकस दूरी की 2 गुनी। अगर तुम्हें फोकस दूरी दे रखी हो, वक्रता त्रिज्या पूछ रखी हो तो आधा करना है। जैसे यही सवाल है, फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, कहता है वक्रता त्रिज्या पता लगाओ, उल्टा बता दिया कि R = F/2, R दुगना होता है, ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सिर्फ आपने 2 से गुना करनी है और कुछ नहीं करना। इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण 2 फार्मूले हैं, F = R/2 और F बराबर, ये तो क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और ये फार्मूला किस में संबंध है, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, पावर। जैसे 1.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ तो वो 1.5 डायोप्टर है, 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ तो उसको 2 डायोप्टर उसकी क्षमता है। तो इस तरीके से बस ये 2 फार्मूले कर लिए तो समझ लो आपका ये 3 नंबर का पार्ट भी पक्का हो सकता है, ये प्रश्न भी, ठीक है। और पता लगाना हो कि ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, तो प्लस दिया हो तो वो उत्तल लेंस होता है, अगर ये -2D दिया होता तो ये अवतल लेंस होता। इतना ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। नामांकित आरेख खींचकर विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, सबको बहुत बार बताया। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसके मुख्य भाग हो गए 2 चुंबकीय ध्रुव और कोयल, कुंडली, विभक्त वलय, बैटरी और कुंजी। तो जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं करंट जाता है पूरी कुंडली में, और जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो और जब उसमें से करंट गुजरता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ये इस कुंडली पर 2 बल लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा, तो कुंडली घूमने लग जाती है और मोटर में घूर्णन आ जाता है। 2 बल के कारण, 2 बराबर और विपरीत बल के कारण घुमाव आ जाता है। तो ये अलग से एक वीडियो विद्युत मोटर का मैंने बना के दे रखा है, बहुत बार करवाया है। विद्युत मोटर करना अच्छे ढंग से सीख लें, कोशिश करें बच्चे। ये इसकी कार्यविधि आ गई। अथवा में प्रश्न आया हुआ है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की धाराएं खींचो। तो ये कर लो, कोई बात नहीं, करवा ही रहे हैं जब सैंपल पेपर सारा। तो उत्तरी ध्रुव से आरंभ होके दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती हैं चुंबकीय धाराएं। ये छड़ चुंबक है, इसका एक उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये बनाने, सिर्फ उसने बनाने के लिए क्या है, और ये हमारा प्रैक्टिकल भी है था। तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रखाव का आरेखित कीजिए। 2 नंबर में तो ये आ गया। आगे देखो, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों। तो तेल और को नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है, ताकि ये चिप्स वगैरह ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित ना हो जाएं और ये खराब ना हो जाएं, इनमें स्मेल आने लग जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न देखो, NaHCO3 का सामान्य नाम व दो उपयोग लिखो। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। और उपयोग इसके केक या डबल रोटी को फुलाने में, प्रति अम्ल के रूप में, एसिडिटी होने पर एंटासिड के रूप में, और अग्निशामक में आग बुझाने के यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। मैंने बताया 4 ही लवण है हमारे पास, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, मीठा सोडा और POP। इन चारों के सूत्र, इनके उपयोग पढ़ लो, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसका अलग से वीडियो बना के मैंने दे दिया है। अब 5 नंबर का जो प्रश्न आना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पाठ से आना है जिसके ऊपर आप कल अभी जोर देंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 8 ही प्रश्न है। तो देखो, परमाणु साइज किसी समूह में कैसे बदलता है। समूह का मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, ऊपर से नीचे आते हुए एक कोश बढ़ता चला जाता है, ऊपर से नीचे आते हुए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो ये है 2,1, ये है 2,8,1। तो ऊपर से नीचे आते हुए एक कक्ष बढ़ता चला जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। दूसरा, जो नाभिक का धनावेश है वो भी कमज़ोर पड़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और दूर हो रहा है, तो इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है एक समूह में। एक आवर्त में कैसे होता है? एक आवर्त में कम होता जाता है परमाणु का साइज। एक आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता चला जाता है। फिर वो पूछेगा क्यों। देखो, प्रश्न 3 नंबर का है, क्यों भी पूछेगा। तो क्यों में आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश करता है, नया कक्ष तो जुड़ा नहीं। जो नाभिक के अंदर धनावेश बढ़ता चला जाता है, तो नाभिक का धनावेश ज़्यादा अधिक बल से कक्ष को अपनी ओर खींच पाता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या बाएं से दाएं जाते हुए घटती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश करता है और नाभिक का आवेश, धन आवेश बढ़ता चला जाता है। तो इससे मिलता जुलता प्रश्न कर लिया। 2 नंबर में आया डे ब्रोइनर के तरीके का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो डे ब्रोइनर का तरीका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो लिथियम का द्रव्यमान है 6.9, सोडियम का 23। तो इसको और इसको जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 23। तो डे ब्रोइनर ने क्या किया था, कोई 2 परमाणु लिए, उनका द्रव्यमान जोड़ा और जो द्रव्यमान उनके बीच में आ गया उस औसत के बराबर उसको बीच में रख दिया। डे ब्रोइनर कितने तरीके बना पाया था? केवल, यह केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाया। उस समय तक 20 तत्वों के आसपास ज्ञात थे। आगे आया एक प्रश्न यह आया हुआ, अथवा में आना है ना 5 नंबर में, 3 तत्वों के नाम लिखें जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी आपने ऊपर भी किया था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो लिथियम जो पहला अपना समूह है उसमें सबसे बाहरी छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ऐसे कौन से समूह है जिसके सबसे बाहरी छल्ले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? उनको कहते हैं हम निष्क्रिय गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें या निष्क्रिय गैसें। या और वो कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, उस समूह का नाम क्या है? उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में क्यों हुई? क्योंकि वो किसी से क्रिया करती नहीं है, क्योंकि उनके बाहरी छल्ले में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। एक प्रश्न, हैलोजन समूह जो सबसे 9वां समूह, सबसे आखिरी 17वां समूह है, जो 17वें समूह में सबसे बाहरी छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ये आसान सा प्रश्न था। आगे आ रहा है प्रश्न, आवर्त सारणी में मेंडलीफ द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया? तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाते हुए 2 मापदंड लिए। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया, ठीक है, और दूसरा उसने तत्वों के रासायनिक गुण धर्म का भी ध्यान रखा कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ कैसे आबंध बनाता है और हाइड्रोजन के साथ कैसे आबंध बनाता है। 3 + 2 5। सेक्शन सी में आया हुआ है, प्रागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रागण निषेचन से पहले होती है क्रिया। प्रागण में प्राग कण पुरुष जो कि पुंकेसर से कहाँ पहुँचते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। कहाँ है प्राग कण? पुंकेसर के पास। पहुँचना कहाँ है? स्त्री केसर के पास। और
पहुँचते कैसे हैं? मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा। निषेचन में क्या हुआ? निषेचन परागण के बाद की क्रिया है। परागण दो प्रकार से होता है, स्व परागण और पर परागण। निषेचन भी दो तरीके से होता है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन। निषेचन जो है परागण के बाद की क्रिया है। निषेचन में युग्मक मिल के युग्मनज बनाते हैं, ठीक है, फिर अंडा, फिर वो सारी क्रिया अपने बाद में होती है। इस तरीके से ये अंतर याद होना चाहिए। गर्भ निरोधन की 3 विधियाँ कौन कौन सी? यांत्रिक अवरोध, रासायनिक विधि के द्वारा, ऑपरेशन जैसे कि नसबंदी करके भी गर्भ निरोधन कर सकते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये डायग्राम साफ सुथरा आज मैंने शेयर किए हैं, 4-5 डायग्राम, एक डायग्राम 3 नंबर का आएगा। तो ये देखिए, वृक्क, बायां वृक्क, दायां वृक्क, वृक्क शिरा ये नीले रंग में दिखाई है, मूत्र वाहिनी ये पीले रंग में, और ये मूत्राशय जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। तो कुछ ही नहीं, यही आज मैंने ये प्रश्न करवाए हैं आपको, ये पाठ करवाया है जैव प्रक्रम, यही प्रश्न आएंगे। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, अमल की भूमिका, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? अभी मैंने करवाया भी था। ये जड़ों से जल कहाँ पहुँचता है? पौधे के हर भाग तक। फ्लोएम में क्या होता है? जो भोजन बना है पत्तों में, वो पौधे के हर भाग तक पहुँचाने का काम किसका है? फ्लोएम का। आयन के सांद्रण के अंतर के कारण जल जड़ों में पहुंचता है, और दाब के अंतर के कारण जल कहाँ पहुंचता है? पौधे के हर भाग तक। दाब के अंतर के कारण जो पत्तों से पानी वाष्पित होता रहता है, चूषक बल पैदा होता है। फ्लोएम पत्तों में बने भोजन को प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक का है। भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है, दाब का उपयोग नहीं होता। किसका उपयोग होता है? ऊर्जा का उपयोग होता है, और एटीपी से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न भी तुम्हें अच्छे ढंग से आता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह बिना ऑक्सीजन के होता है। अवायवीय श्वसन कैसे होता है? बिना ऑक्सीजन के। इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है, इसमें कम ऊर्जा। अवायवीय बिना ऑक्सीजन वाले में इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल। इसमें बनता है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटे, मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, कम ऊर्जा। ये चीज़ें तुम्हें पेपर के अंदर एक ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं कि अध्यापक को कम से कम समय में पेपर चेक करना हो, आसानी से पेपर चेक हो जाए। और यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है? माइट्रो, और वो प्रक्रिया कहाँ होती है? यीस्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। करना नीले पेन से या किसी और पेन के रंग का इस्तेमाल ना कर बैठना पेपर में, ठीक है। अगला 2 नंबर में क्या प्रश्न आया हुआ है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। उपोत्पाद क्या बनते हैं? बनता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए बड़ी ज़रूरी है। इन प्रश्नों को यूट्यूब वीडियो साइंस नैना चैनल पर देखें, ये नोट sciencenana.com से डाउनलोड कर लें। ये तुम्हें वैसे PDF में हो सकता है कल मैं निकाल के वैसे ला के दे दूँगा, ठीक है। तो तैयारी करो। फिर दोबारा कहूँगा कि जो पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैव प्रक्रम पाठ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण,